हेलो बच्चों, सभी बच्चों को बहुत बहुत नमस्कार। पीवाईक्यू सीरीज में बेटा आज हम जो शुरू कर रहे हैं चैप्टर दैट इज पीरियोडिक टेबल, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिसिटी। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बुनियाद इसी चैप्टर से रखी जाती है बेटा। इसी के बाद हम केमिकल बॉन्डिंग पढ़ते हैं। तो 11th क्लास का एक ये बेहद जरूरी चैप्टर है बेटा। जेई मेंस में जितने भी पीवाईक्यूज आए हैं इस चैप्टर से आज हम वो डिस्कस करने वाले हैं। तो बने रहिए और शुरू करते हैं पीवाईक्यूज को। नॉट जस्ट पीवाईक्यूज के साथ साथ बेटा जो उस क्वेश्चन में जो कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है मैं आपको पूरा कॉन्सेप्ट भी एक्सप्लेन करूंगा। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ क्वेश्चन है तो उसका बेटा मैं सीधा आंसर टिक कर दूंगा। सो आई विल एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट्स दैट इज यूज्ड इन दैट क्वेश्चन। जो जो क्वेश्चंस में कॉन्सेप्ट यूज हो रहा होगा वो कॉन्सेप्ट भी बेटा मैं आपको पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1। अकॉर्डिंग टू द पीरियोडिक लॉ ऑफ एलिमेंट्स, द वेरिएशन इन प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स इज रिलेटेड टू। तो आप सब जानते हैं elements are the periodic function of their atomic number. That is the basically the modern periodic table बेटा जो इसी बेस पे चलती है। तो पिछली जो periodic tables थी उसकी कुछ ड्रॉबैक्स भी यही होते थे कि वहां पर हमने एटॉमिक नंबर को साक्षी नहीं माना था, उसके बेसिस पर हमने एलिमेंट्स को कैटेगराइज नहीं करा था। तो इसका आंसर होना चाहिए बेटा एटॉमिक नंबर। नेक्स्ट, Which of the following is an example of amphoteric oxides? बेटा amphoteric oxides क्या होते हैं? एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स वो होते हैं जो एसिड के साथ भी रिएक्ट करते हैं, बेस के साथ भी रिएक्ट करते हैं। और सोडियम, सोडियम एक मेटल है बेटा, और मेटल के जो ऑक्साइड्स होते हैं वो बेसिक नेचर के होते हैं। सोडियम, पोटेशियम, इनके जो ऑक्साइड्स हैं वो सारे कैसे होंगे बेटा? बेसिक नेचर के होंगे। सल्फर नॉन मेटल है, नॉन मेटल के ऑक्साइड्स एसिडिक होते हैं। B2O3 बोरोन अगेन इज अ नॉन मेटल, तो इट्स ऑक्साइड इज अगेन एसिडिक इन नेचर। ZNO आपका आंसर होगा बेटा एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स में ZNO का नाम लिख लीजिए। इवन ZNO होता है एक Al2O3 भी आपका बेटा क्या होता है? एम्फोटेरिक होता है कि अगर यहाँ पर Al2O3 भी दिया होता तो मैं उसको भी आंसर करके आता। तो मेटल्स के ऑक्साइड्स जो होंगे वो बेसिक नेचर के होंगे बेटा। नॉन मेटल्स के ऑक्साइड्स कैसे होंगे? एसिडिक नेचर के होंगे। जैसे कि अगर मैंने कह दिया कार्बन, नाउ कार्बन जो है वो एक नॉन मेटल है। कार्बन इज अ नॉन मेटल और इसका जो ऑक्साइड होगा लेट्स से CO2, तो इट इज अ नॉन मेटेलिक ऑक्साइड। बेटा नाम ही देख लो इसका, कार्बन डाइऑक्साइड है, दो डाइऑक्साइड, डाइऑक्साइड। तो अगर नॉन मेटल का ऑक्साइड होता है तो किस नेचर का होता है बेटा? एसिडिक नेचर का होता है। तो इसका नेचर क्या होगा? एसिडिक ना। इस एसिडिक नेचर का मतलब क्या है कि अगर मैं इसको बेटा पानी के साथ रिएक्ट कराऊं, क्या कराऊं बेटा? पानी के साथ रिएक्ट कराऊं तो बेटा ये एसिड फॉर्म कर देगा, और विच इज बेसिकली H2CO3, कार्बोनिक एसिड। तो अगर बेटा मैंने क्या कहा आपसे कि अगर एक ऑक्साइड बेसिक ऑक्साइड है तो पानी के साथ क्या बनाएगा? एक बेस फॉर्मेशन करेगा। एक एसिडिक ऑक्साइड पानी के साथ एसिड फॉर्मेशन करेंगे। तो यहाँ पर आपको एक सिंपल सी लॉजिक याद रखना है। मेटल्स ग्रुप 1 के जो ऑक्साइड्स होते हैं बेसिक होते हैं बेटा, ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2। सोडियम ग्रुप 1 का होता है। सल्फर नॉन मेटल है तो एसिडिक होगा। बोरोन अगेन नॉन मेटल है तो एसिडिक होगा। बचा जिंक, एक डी ब्लॉक एलिमेंट है। तो ये एक एम्फोटेरिक ऑक्साइड यहाँ पर बनाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं बेटा आपसे? Which one of the following ions have the highest value of ionic radius? तो बेटा देखो ध्यान से, जो आयनिक रेडियस होता है बेटा किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है? सबसे पहले बेटा मैं आपको बताऊं, Z इफेक्टिव। Z इफेक्टिव क्या होता है? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, इसका मतलब ये होता है बेटा एक इलेक्ट्रॉन एटम के अंदर कितना ज्यादा अट्रैक्टेड है न्यूक्लियस से, उस पर अट्रैक्टिव फोर्स कितना लग रहा है, दैट इज बेसिकली अ Z इफेक्टिव। अगर बेटा ये रहा मान लो न्यूक्लियस, ये रहा इलेक्ट्रॉन, अगर इस इलेक्ट्रॉन पर ज्यादा अट्रैक्शन लग रही है बेटा, अट्रैक्टिव फोर्स लगाता कौन है? प्रोटॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स किसमें? न्यूक्लियस में है। ये रहा इलेक्ट्रॉन, बेटा अगर इलेक्ट्रॉन पर अट्रैक्टिव फोर्स ज्यादा है तो ये प्रोटॉन्स के पास जाएगा या उससे दूर जाएगा? बेटा अगर ये रहा न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर क्या है? प्रोटॉन्स हैं। ये रहा बेटा, ये रहे मान लो प्रोटॉन्स, ये रहा इलेक्ट्रॉन्स। अगर इस इलेक्ट्रॉन पर ज्यादा अट्रैक्शन लग रहा है बेटा, अट्रैक्शन क्या होता है? चिपकना, पास आना। तो अट्रैक्शन लगा कौन रहा है? न्यूक्लियस लगा रहा है। तो बेटा इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के पास जाएगा,
तो उसका बेसिकली इलेक्ट्रॉन का जो डिस्टेंस है वो न्यूक्लियस से क्या हो जाएगा बेटा, कम हो जाएगा। और उसी को ही शायद आप रेडियस नाम देते हो बेटा, एटॉमिक रेडियस नाम देते हो, कि एक एटम के अंदर मान लेते हैं ये रहा एक एटम, यहां पर बेटा इलेक्ट्रॉन मान लेते हैं, यहां पर सेंटर पर क्या मान लेते हैं, न्यूक्लियस मान लेते हैं। लेट से इनका जो डिस्टेंस है वो कितना है, कुछ बेटा आर डिस्टेंस है, इसी को आप एटॉमिक रेडियस बोल देते हो। तो मोर इज द एटॉमिक रेडियस, मोर इज द एटॉमिक साइज। अगर ये इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से दूर होगा तो बेटा डिस्टेंस दूर हो गया तो एटम का साइज बड़ा हो गया। अगर बेटा मैं यही अगर मान ली फर्स्ट शेल में ना होता, कुछ ऐसा होता, ये रहा न्यूक्लियस, ये रहा फर्स्ट शेल मान लेते हैं, ये रहा एक सेकेंड शेल। नाउ इलेक्ट्रॉन यहां पर है बेटा, लेट से ये जो डिस्टेंस है वो कितना है बेटा, लेट से ये आर डैश है। तो आप क्लियरली देख पा रहे हैं आर और आर डैश में आर डैश बड़ा है आर से, बिकॉज ये जो आर डैश है वो किसका मेजरमेंट है, कि जो इलेक्ट्रॉन है वो दूसरे शेल में है। न्यूक्लियस के पास जो शेल है बेटा वो ये वाला शेल है, जिसको आप के शेल भी बोल सकते हो। बट अगर मैं दूसरा शेल देखूं तो बेटा ये होगा एल शेल, या इसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होगा 2, यहाँ पर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या होगा 1। तो अगर नंबर ऑफ शेल्स ऐड होते हैं, नंबर ऑफ शेल्स ऐड होते हैं तो बेसिकली इलेक्ट्रॉन का डिस्टेंस बढ़ जाता है, कहां से बेटा, न्यूक्लियस से। और अगर वो डिस्टेंस बढ़ जाता है, उसी डिस्टेंस को तो बेटा आप एटॉमिक रेडियस नाम देते हो। एटॉमिक रेडियस बढ़ गया तो बेटा एटम का साइज भी तो बढ़ गया। इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से क्या है बेटा, अट्रैक्टेड है। अगर वो ज्यादा अट्रैक्टेड होगा तो वो न्यूक्लियस के करीब रहेगा। बेटा करीब रहने की वजह से क्या होगा, उनके बीच की दूरियां, डिस्टेंस कम होगी, और ओवरऑल एटम का जो साइज होगा बेटा वो कम होगा। इस बात का आप ध्यान रखेंगे। तो अब बताइए, अगर मैं जेड इफेक्टिव की बात करूं, जेड इफेक्टिव अगर बढ़ गया तो क्या बोलोगे बेटा आप यहां से, कि ज्यादा अट्रैक्टिव फोर्स लग रहा है, मोर अट्रैक्टिव फोर्स किस पर बेटा, इलेक्ट्रॉन पर। तो अगर इलेक्ट्रॉन पर अट्रैक्टिव फोर्स ज्यादा होगा, सो आई विल से कि वो जो इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस के करीब जाएगा। इट्स डिस्टेंस विद न्यूक्लियस डिक्रीज करेगी बेटा। सो रेडियस क्या होगा बेटा, कम हो जाएगा, साइज क्या होगा बेटा, कम हो जाएगा। तो मैं लिख सकता हूं बेटा जो एटॉमिक साइज होगा, एटॉमिक साइज जो होगा वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा बेटा किसके, जेड इफेक्टिव के। यदि जेड इफेक्टिव ज्यादा होगा तो बेटा साइज क्या होगा, कम होगा। एटॉमिक रेडियस बोलिए या एटॉमिक साइज बोलिए, कोई डिफरेंस नहीं है। ठीक है, आगे सुनो। अब ये जेड इफेक्टिव कैसे मेजर करते थे, तो जेड इफेक्टिव को मेजर करने के लिए बेटा हमने स्लेटर्स रूल भी पढ़ते हैं। तो जेड इफेक्टिव जैसे कि बेटा मैं लिख रहा हूं जेड इफेक्टिव, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कैसे लिखते हैं बेटा, जेड माइनस सिग्मा से। कहां से यूज करते हैं बेटा, स्लेटर्स रूल पढ़ा है हमने, वहां से हम क्या करते थे बेटा, सबकी वैल्यूज भी निकालते थे। स्लेटर्स रूल में हमने ये पढ़ा है, जेड क्या होता है बेटा, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। जेड क्या होते हैं बेटा, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। और सिग्मा क्या होता है बेटा, शील्डिंग कांस्टेंट, या फिर इसी को ही आप क्या नाम देते हो बेटा, स्क्रीनिंग कांस्टेंट। बेसिकली एक एटम के अंदर जो इलेक्ट्रॉन होता है उसको एटम के अंदर प्रेजेंट न्यूक्लियस तो अट्रैक्ट करता है अपनी तरफ, क्योंकि न्यूक्लियस के पास क्या है बेटा, प्रोटॉन्स हैं। और प्रोटॉन्स इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेंगे, अपनी तरफ खींचेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। बट एट द सेम टाइम उसी एटम के अंदर जो बाकी इलेक्ट्रॉन्स हैं वो उस इलेक्ट्रॉन को रिपेल भी करेंगे। बेटा एक इलेक्ट्रॉन सिर्फ अट्रैक्टेड नहीं होता, एक इलेक्ट्रॉन एटम के अंदर बेटा सिर्फ अट्रैक्टेड नहीं होता, उसको सिर्फ न्यूक्लियस का प्यार नहीं मिल रहा होता, उसको जो बाकी इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं वो हेट भी कर रहे होते हैं। पूछो क्यों, भाई बाकी इलेक्ट्रॉन्स उस इलेक्ट्रॉन को रिपेल क्यों कर रहे होंगे, बिकॉज ऑफ द सेम चार्ज। इलेक्ट्रॉन्स इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर चार्ज क्या होता है बेटा, सेम होता है। तो इलेक्ट्रॉन रिपल्शन भी फील करता है, अट्रैक्शन भी फील करता है। अट्रैक्शन की वजह क्या है बेटा, न्यूक्लियस। और रिपल्शन की वजह क्या है बेटा, बाकी इलेक्ट्रॉन्स। जो बाकी इलेक्ट्रॉन्स हैं वो उस इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेंगे। तो इसकी वजह से होगा क्या, कॉन्सिक्वेंस क्या है इसका बेटा, तो उस इलेक्ट्रॉन पर जो नेट अट्रैक्टिव फोर्स है वो क्या हो जाएगा बेटा, कम हो जाएगा। क्योंकि बेटा इलेक्ट्रॉन को सिर्फ अट्रैक्शन नहीं मिल रहा, उसको रिपल्शन भी मिल रहा है। तो उस रिपल्शन के कारण उस पर नेट अट्रैक्शन क्या हो जाएगा बेटा, कम हो जाएगा। और जो बच गया, जो नेट अट्रैक्शन रह गया अब उसके ऊपर,
उसी को ही हम पढ़ते हैं जेड इफेक्टिव के नाम से। तो जो सिग्मा है, ये जो सिग्मा है बेटा, ये किसको बताता है? शील्डिंग कांस्टेंट या फिर स्क्रीनिंग कांस्टेंट। बेसिकली ये रिपल्शन के मैग्नीट्यूड को बता रहा है, रिपल्शन के मैग्नीट्यूड को बता रहा है कि एक इलेक्ट्रॉन को कितने लोग रिपेल भी कर रहे हैं। तो अगर बेटा ये सिग्मा ज्यादा होगा तो आप क्या बोलोगे? आप क्या बोलोगे कि उस इलेक्ट्रॉन को रिपल्शन ज्यादा मिल रही है। सिग्मा कम होगा तो रिपल्शन कम होगी। भाई बस में चढ़े हो कभी? बस में धक्का मुक्की होती है, धक्का मुक्की करते कौन है? लोग करते हैं बस में। तो अगर लोग ज्यादा होंगे तो धक्का मुक्की क्या होगी? ज्यादा। अगर इलेक्ट्रॉन्स ही ज्यादा हैं तो इलेक्ट्रॉन्स रिपेल भी तो ज्यादा करेंगे। भाई अगर आप 11वें इलेक्ट्रॉन हो तो आपके अंदर के 10 इलेक्ट्रॉन्स आपको रिपेल कर रहे हैं, बट अगर आप चौथे इलेक्ट्रॉन हो तो आपको तो सिर्फ अंदर के 3 इलेक्ट्रॉन से रिपेल कर रहे हैं। तो अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ेंगे तो उनका रिपल्शन भी तो बढ़ेगा। सिग्मा क्या है बेटा? रिपल्शन बताता है इलेक्ट्रॉन्स का। अब एक बात बताइए ध्यान से, अगर बेटा मैं आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज की बात करूं, यदि बेटा मैं आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज की बात करूं, तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज नन अदर देन हैविंग सेम इलेक्ट्रॉन्स, जैसे कि बेटा मैंने लिखा F माइनस, Na+, Mg2 पॉजिटिव, Al3 पॉजिटिव, यहां लिख दिया बेटा O2 नेगेटिव। बेटा आइसो इलेक्ट्रॉनिक में हम क्या बोलते हैं बेटा? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे? सेम होंगे। तो अगर मैं प्रोटॉन्स को छोड़ो, अभी इलेक्ट्रॉन्स देखूं, तो यहां भी 10 होंगे, यहां भी 10, यहां भी 10, यहां भी 10, यहां भी 10। बट अगर प्रोटॉन्स की बात करें तो यहां 8 होंगे, यहां 9, यहां 11, यहां 12, यहां 13। देखो बेटा इन सब में इलेक्ट्रॉन्स का जो नंबर है वो सेम है। इन सब में जो इलेक्ट्रॉन्स का नंबर है वो क्या है बेटा? सेम। इलेक्ट्रॉन्स को खींचना है हमें, इलेक्ट्रॉन्स को क्या करना है बेटा? खींचना है। हम न्यूक्लियस हैं। अब सोचो 10 इलेक्ट्रॉन्स को खींचने के लिए 13 प्रोटॉन्स हैं बेटा। सोचो बेटा प्रोटॉन्स का नंबर कितना है? 13। इलेक्ट्रॉन्स का नंबर कितना है? 10। Al3 पॉजिटिव की बात कर रहा हूं बेटा मैं। तो आपको नहीं लगता कि जिसको हम खींच रहे हैं वो तो 10 है, पर खींचने वाले 13 हैं। तो बेटा ये बहुत अच्छा खींच पाएंगे, बहुत अच्छी अट्रैक्टिव फोर्स से खींच पाएंगे। तो ये जो इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस से बहुत ज्यादा अट्रैक्टेड रहेगा, तो न्यूक्लियस के करीब रहेगा। तो मैं कह सकता हूं कि बेटा यहाँ जो साइज होगा वो क्या होगा? कम होगा। जबकि अगर बेटा मैं यहां बात करूं O2 माइनस के अंदर, हम किसको खींच रहे हैं? 10 इलेक्ट्रॉन्स को, पर खींचने वाले कितने हैं बेटा? प्रोटॉन्स सिर्फ 8 हैं। तो क्या 8 प्रोटॉन्स 10 इलेक्ट्रॉन्स पर अच्छा होल्ड से खींच पाएंगे? तो इसका आंसर है नहीं बेटा। तो इस इलेक्ट्रॉन्स पर अट्रैक्टिव फोर्स सिर्फ 8 प्रोटॉन्स की वजह से लग रहा है, जो कि कम है। तो ये इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस से उतना पास नहीं रहेंगे, तो ये थोड़े से दूर रहेंगे। तो यहां पर साइज क्या रहेगा बेटा? ज्यादा रहेगा। सिंपल सी बात है। तो यहां से मैं एक चीज क्या कह सकता हूं बेटा? आयनिक रेडियस जो होगा, आयनिक रेडियस जो होगा बेटा वो डायरेक्टली डिपेंड करता है अमाउंट ऑफ नेगेटिव चार्ज पे, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है बेटा अमाउंट ऑफ पॉजिटिव चार्ज के। बेटा जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा, देखो जैसे कि Na+, Mg2+ और Al3+ में ये सारे कैटायंस हैं, बिकॉज इन पे चार्ज क्या है बेटा? पॉजिटिव। जबकि ये दो क्या है बेटा? अनायंस, चार्ज क्या है बेटा? नेगेटिव। तो जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज बढ़ रहा है तो आप बोल सकते हैं उतना ज्यादा जेड इफेक्टिव बढ़ेगा। भाई साहब सिग्मा सेम होगा सब में। सिग्मा क्या है बेटा? रिपल्शन। रिपल्शन कौन करता है? इलेक्ट्रॉन्स करते हैं। तीनों में इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं बेटा? 10 10 10। तो सिग्मा तो सेम होगा। अब देखो जेड किसका ज्यादा होगा बेटा? 11 12 13। अगर बेटा ये वैल्यू सेम है, ये वैल्यू बढ़ेगी, तो ये भी तो बढ़ेगा बेटा। आप सोचो 100 में से 2 को घटा रहे हो, और 200 में से 2 को घटा रहे हो, 300 में से 2 को घटा रहे हो, जिसको घटा रहे हो बेटा वो तो सेम ही है। इलेक्ट्रॉन्स तीनों में क्या है? सेम। तो सिग्मा क्या होगा? तीनों में सेम। तो जिसका z ज्यादा होगा इन तीनों में, तो मैं कहूंगा उसकी, जिसका z ज्यादा उसका ओवरऑल आंसर ज्यादा। और ओवरऑल आंसर क्या है बेटा? z इफेक्टिव। तो z इफेक्टिव ज्यादा। तो z इफेक्टिव अगर ज्यादा रहेगा तो आपने अभी पढ़ा है बेटा एटॉमिक साइज क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। दैट्स वाई अब यहां पर देखिए ये दोनों क्या है बेटा? अनायंस हैं। सिग्मा सेम, जेड किसका कम? इसका कम। तो इसका जेड इफेक्टिव भी कम, इसका जेड इफेक्टिव कम, तो इसका साइज ज्यादा। तो इस बात को आप ध्यान रखोगे। तो इस बेसिस पर इसका आंसर बताओगे मुझे आप, क्या होना चाहिए इसका आंसर? तो इसका आंसर बड़ा सिंपल सा है। O2 माइनस
B3 पॉजिटिव, Li पॉजिटिव और F माइनस में ये दो तो कभी नहीं हो सकते बेटा, कैटायंस हो गए, बच गए अनायंस। तो दोनों अनायन है, O2 माइनस भी अनायन है, F माइनस भी अनायन है, आइसोइलेक्ट्रॉनिक है, ज्यादा चार्ज किस पर, ऊपर, तो साइज भी किसका बड़ा बेटा, O2 माइनस का साइज बड़ा होगा। तो इस बेसिस पर बेटा अपना आंसर क्या रहेगा, ए ऑप्शन। नेक्स्ट बेटा, अमंग द फॉलोइंग Al2O3 SiO2 P2O3 SO2 द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द एसिडिक स्ट्रेंथ। तो बेटा ध्यान रखेंगे एक चीज, एसिडिक स्ट्रेंथ जो रहती है बेटा वो डायरेक्ट प्रोपोर्शनल रहती है ऑक्सीडेशन स्टेट के। डायरेक्ट प्रोपोर्शनल किसकी रहती है बेटा, ऑक्सीडेशन स्टेट के। जैसे कि Al2O3 बेटा क्या होता है, एम्फोटेरिक होता है, अभी बताया। Si सिलिकॉन क्या होता है बेटा, मेटालॉइड होता है। सिलिकॉन क्या होता है बेटा, मेटालॉइड। तो इसके जो ऑक्साइड्स होंगे वो क्या बोलते हैं बेटा, ऑक्साइड्स कैसे होंगे बेटा इसके, वीकली एसिडिक होंगे, वीकली एसिडिक होंगे। किसके ऑक्साइड्स बेटा, सिलिकॉन के ऑक्साइड्स कैसे होंगे, वीकली एसिडिक होंगे। अब अगर ये वीकली एसिडिक हैं तो ये नॉन मेटेलिक ऑक्साइड से तो कम एसिडिक होगा बेटा। जैसे अगर मैंने कहा बेटा इसका अगर मैं एग्जांपल लेता हूं P2O3, बेटा एक बात बताइए, फोस्फोरस नॉन मेटल है तो इसका जो ऑक्साइड होगा वो कैसा होगा, एसिडिक होगा। सिलिकॉन क्या है, मेटालॉइड है, इसका ऑक्साइड्स कैसा होगा बेटा, इसके ऑक्साइड्स कैसे होंगे, इसके ऑक्साइड से कम एसिडिक होंगे। अगर ये एसिडिक हैं, अगर बेटा आप इसको एसिडिक कह रहे हो तो इसको आप बोलोगे लेस एसिडिक, क्योंकि बेटा ये एक नॉन मेटल तो नहीं है, जबकि फोस्फोरस तो एक नॉन मेटल है। बट अगर मैं इसको Al2O3 से कंपेयर करूं तो यहां तो ऑक्साइड्स बेटा एम्फोटेरिक है, तो एम्फोटेरिक से तो ज्यादा एसिडिक SiO2 है, उससे ज्यादा एसिडिक P2O3 है। बट अगर मैं इसको SO2 से कंपेयर करूं, SO2 दे रखा है बेटा, यस SO2 दे रखा है आपको, तो SO2 भी कैसा है बेटा, नॉन, सल्फर भी कैसा है, नॉन मेटेलिक है, तो इसका ऑक्साइड भी कैसा होगा बेटा, एसिडिक होगा। बट अगर ये भी नॉन मेटेलिक ऑक्साइड है, ये भी नॉन मेटेलिक ऑक्साइड है, अब इनमें कंपेयर कैसे करेंगे, तो बेसिकली ऑक्सीडेशन स्टेट से। यहां पर ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी निकलेगी बेटा, 2 × x, और ऑक्सीजन की कितनी होती है बेटा, -2, कितने एटम्स है, 3, तो +3 टाइम्स ऑफ -2 इज इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू कितनी आ रही है बेटा, +3। जबकि यहां पर अगर आप लिखेंगे x +2 टाइम्स -2 0, तो x की वैल्यू कितनी आ रही है बेटा, +4। तो सल्फर में ऑक्सीजन स्टेट कितनी है बेटा, +4, फॉस्फोरस में कितनी है, +3। तो इन दोनों में ज्यादा एसिडिक कौन रहेगा बेटा, ये रहेगा, और इन दोनों में ये, इन दोनों में बेटा ये। तो Al2O3 से ज्यादा एसिडिक कौन है, SiO2, SiO2 से कौन है बेटा, P2O3, और ये फिर आंसर आएगा बेटा डी। नेक्स्ट, the formation of the oxide O2 minus requires first an exothermic and then an endothermic step as below। वो कह रहा है बेटा अगर मैं ऑक्सीजन को एक इलेक्ट्रॉन खिलवाता हूं, तो ऑक्सीजन को जब मैं एक इलेक्ट्रॉन खिलवाऊंगा तो बेटा वो O- बन जाएगा, और इस पूरे प्रोसेस में जो भी एनर्जी का एक्सचेंज होगा उसको मैं लिखता हूं लेट्स से डेल्टा H। अब बेटा आपने इलेक्ट्रॉन को ऐड करवाया है, कितने इलेक्ट्रॉन्स को ऐड करवाए हैं, एक ही इलेक्ट्रॉन को ऐड कराया है, तो इसको मैं लिखता हूं डेल्टा H Eg1। नाउ व्हाट इज Eg, बेसिकली आपने इलेक्ट्रॉन को गेन कराया है, और कितने गेन कराए हैं बेटा, 1। तो ये रहता है बेटा नेगेटिव, बिकॉज ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या रहती है बेटा, पॉजिटिव रहती है, ठीक है। बट अगर आप O- में बेटा एक इलेक्ट्रॉन और ऐड करा के O2- बनाएंगे, तो बेटा यहां पर ऑलरेडी एक नेगेटिव चार्ज है, यहां पर नेगेटिव चार्ज है, क्या नेगेटिव चार्ज को आने देगा बेटा, जिसमें आप ऐड करा रहे हो, जिसमें आप ऐड करवा रहे हो वो तो खुद बंदा नेगेटिव है, और आप नेगेटिव ही और ऐड करा रहे हो, तो एक नेगेटिव में नेगेटिव ऐड कराना रिपेल नहीं करेंगे, तो क्या O- में इलेक्ट्रॉन ऐड करा के O2- बनाओगे, तो ये कार्य करने के लिए आपको बेटा एनर्जी देनी पड़ेगी। बेटा रिपल्शन को ओवरकम, क्या इनके बीच में रिपल्शन नहीं होगी बेटा, यहां पर रिपल्शन होगी, और इस रिपल्शन को ओवरकम करने के लिए आपको क्या करनी पड़ती है बेटा, एनर्जी देनी पड़ती है। तो अगर मैं ओवरऑल देखूं तो पहले में कितनी एनर्जी रिलीज हुई बेटा, -142, दूसरे में एनर्जी कितनी देनी पड़ी बेटा, 844। तो अगर मैं ऐड कर दूं
तो यहाँ से ये कैंसिल आउट हो जाएगा, O माइनस माइनस क्या हो जाएंगे प्लस, तो O में 2 इलेक्ट्रॉन्स ऐड कराएंगे तो बेटा O2 माइनस बनेगा, और यहाँ पर डेल्टा एच Eg जो हो रहा है, जो डेल्टा एच रहेगा फाइनली वो क्या रहेगा, माइनस का 142 प्लस का कितना बेटा 844, तो ये ओवरऑल वैल्यू पॉजिटिव रहेगी। मतलब बेटा ओवरऑल ये जो प्रोसेस रहेगा वो एंडोथर्मिक रहेगा। बेटा अगर डेल्टा एच पॉजिटिव आ रहा है तो उसको एंडोथर्मिक कहेंगे, तो अगर एंडोथर्मिक रहेगा तो बेटा ये जो चेंज है ये फिजिबल नहीं हो पाएगा। तो आइए इसके रीजन समझ लेते हैं। दिस इज बिकॉज, ऐसा क्यों हो रहा है कि O माइनस विल टेंड टू रेजिस्ट द एडिशन ऑफ अनदर इलेक्ट्रॉन। बिल्कुल सही बात है बेटा, जो O माइनस है वो जो O माइनस है बेटा वो इस इलेक्ट्रॉन के ऐड को क्या करेगा बेटा, रेजिस्ट करेगा ड्यू टू द सेम चार्ज। सेकेंड एक बात और ध्यान रखेंगे बेटा, पॉली अनायनिक स्पीशी का बनना ऑलवेज एंडोथर्मिक होगा। क्या रहेगा बेटा, ऑलवेज एंडोथर्मिक रहेगा। जैसे कि बेटा मैं अगर आपसे कह दूं N से मुझे बेटा N3 माइनस बनाना है तो आप डेल्टा H यहां पर पॉजिटिव ही बता के आओगे। बेटा मैंने कहा मुझे, क्योंकि देखो अगर मैं कहूं बेटा F से F माइनस बनाना तो ये पॉली अनायनिक नहीं है, एक ही नेगेटिव ही है, तो आप बोलोगे यहाँ जो डेल्टा H है वो नेगेटिव रहेगा। बट लेट से हाइपोथेटिकली बेटा मैं कह दूं F से मुझे F2 माइनस बनाना है तो आप यहाँ डेल्टा H पॉजिटिव बोलोगे, क्योंकि जो बन रही स्पीशी है वो एक पॉली अनायनिक स्पीशी है। नेक्स्ट, which of the following oxides is amphoteric? Very good. Which of the following oxide is amphoteric? अभी बताया है बेटा SiO2। नेक्स्ट कह रहा है बेटा which of the following arrangement the order is not according to the property indicated against it? लिथियम NaKRb, तो बेटा लिथियम के नीचे आता है Na, Na के नीचे आता है K के नीचे क्या आता है बेटा Rb, तो डाउन द ग्रुप जाने पर साइज बढ़ता है, और ये सारे क्या है मेटल्स, तो आप क्या बोल सकते हो बेटा मेटालिक साइज जो होगा वो बढ़ेगा। ठीक है, सेकंड क्या कह रहा है बेटा, आयोडीन ब्रोमीन फ्लोरीन क्लोरीन इंक्रीजिंग इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। आपको पता है बेटा फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन और आयोडीन में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इसकी होती है, तो सबसे ज्यादा डेल्टा एच नेगेटिव भी इसी का ही होगा, तो सबसे कम किसका होगा आयोडीन का, उससे ज्यादा किसका होगा ब्रोमीन का, उससे ज्यादा होगा फ्लोरीन का, और फिर होगा बेटा क्लोरीन का। तो IBrFCl, तो ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। BCNOF इंक्रीजिंग फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी, तो बेटा B यहाँ आता है, C यहाँ आता है, N यहाँ आता है, O यहाँ आता है। 2p1 2p2 2p3 2p4, तो बेटा लेफ्ट से राइट जाने पर क्या बढ़ता है बेटा, Z इफेक्टिव बढ़ता है। यदि Z इफेक्टिव बढ़ता है तो आपको पता है इलेक्ट्रॉन जो आयोनाइजेशन एनर्जी होती है बेटा वो डायरेक्ट प्रोपोर्शन किसके होती है बेटा, Z इफेक्टिव के। अभी आपको क्या कहा है, Z इफेक्टिव क्या चीज है, बेसिकली नेट अट्रैक्टिव फोर्स, नेट अट्रैक्शन का मैग्नीट्यूड है बेटा वो, सही है। तो अगर वो ज्यादा है तो इलेक्ट्रॉन पर अट्रैक्शन ज्यादा लग रही है, यदि इलेक्ट्रॉन पर अट्रैक्शन ज्यादा लग रही होगी तो आपको उस एटम में से उस इलेक्ट्रॉन को निकालना मुश्किल पड़ जाएगा बेटा, भारी काम है वो। अट्रैक्शन से एनर्जी क्या होती है कम, स्टेबिलिटी आती है जीवन में। तो बेटा अगर इलेक्ट्रॉन ज्यादा स्टेबल है मतलब क्या है, ज्यादा अट्रैक्टेड है, मतलब क्या है उसकी एनर्जी कम है, तो अगर आप उसको बाहर निकालना चाहते हो तो आपको पापड़ बेलने पड़ेंगे, आपको बहुत ज्यादा एनर्जी लगानी पड़ेगी। तो सिंपल सी बात ये है, जेड इफेक्टिव ज्यादा तो आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा, बट इसमें एक ट्विस्ट है। आप जानते हो कि P3 की फिर भी ज्यादा होती है P4 की, और S2 की ज्यादा रहती है बेटा P1 से। जैसे अगर आपसे कोई कह दे कि बेरिलियम और बोरोन में ज्यादा किसकी है, तो लेफ्ट साइड जेड इफेक्टिव किसका ज्यादा है, बोरोन का, बट आयोनाइजेशन एनर्जी फिर भी किसकी ज्यादा है बेटा, बेरिलियम की ज्यादा है, किससे, बोरोन से, क्योंकि यहां क्या जाता है बेटा, हाफ फिल्ड सबशेल्स एंड फुल्ली फिल्ड स्टेबल रहते हैं। ठीक है, हाफ फिल्ड और फुल्ली फिल्ड क्या रहते हैं बेटा, स्टेबल। तो उस हिसाब से ऑक्सीजन सबसे राइट में है तो उसकी आयोनाइजेशन क्या रहनी चाहिए बेटा, ज्यादा रहनी चाहिए, क्योंकि उसका जेड इफेक्टिव ज्यादा है। और मैं इस बात पे मना नहीं कर रहा, नाइट्रोजन का जितना जेड इफेक्टिव होता है उससे ज्यादा जेड इफेक्टिव किसका है, ऑक्सीजन का है, बट फिर भी नाइट्रोजन की आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा रहेगी बिकॉज ऑफ द हाफ फिल्ड स्टेबिलिटी। P3 बेटा हाफ फिल्ड है नाइट्रोजन, P3 है, कोई हाफ फिल्ड है, स्टेबल है, आप वहां से इलेक्ट्रॉन निकलवाना चाह रहे हो तो बेटा वो P2 नहीं बन जाएगा क्या,
क्या वो P2 नहीं बन जाएगा? और बेसिकली P3 अगर स्टेबल है तो वो अनस्टेबिलिटी की तरफ क्यों जाएगा? अगर वो पहले से ही स्टेबल है तो उसमें इलेक्ट्रॉन ऐड कराना भी मुश्किल है और वहां से इलेक्ट्रॉन निकलवाना भी मुश्किल है। इसी वजह से बेटा नाइट्रोजन की आप इलेक्ट्रॉन एफिनिटी नेगेटिव बोलते हो और आयोनाइजेशन एनर्जी ऑक्सीजन से ज्यादा बोलते हो। इस बात का ध्यान रखोगे बेटा। P3 में P3 को P4 बनवाना और P3 का P2 बनाना दोनों ही अनफेवरेबल हैं। तो नाइट्रोजन जो P3 पर है तो वो इलेक्ट्रॉन ऐड करके P4 बन जाएगा। इलेक्ट्रॉन ऐड करने के मेजरमेंट को आप इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का नाम देते हो और ये बात आप अच्छे से जानते हो कि बेटा नाइट्रोजन की जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होती है वो नेगेटिव होती है, मतलब नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन को ऐड नहीं करवाना चाहता। मीनवाइल नाइट्रोजन जो 2p3 पर है बेटा वो इलेक्ट्रॉन को रिमूव भी नहीं करवाना चाहेगा। तो इस वजह से आपको बहुत ज्यादा एनर्जी भी देनी पड़ेगी अगर आप इलेक्ट्रॉन्स का निकलवाना चाहते हो। तो इस बात का ध्यान रखेंगे हम कि बेटा आयोनाइजेशन एनर्जी दो फैक्टर पे डिपेंड करता है, जेड इफेक्टिव अलोंग विद इट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सिर्फ दो कंसेक्यूटिव वालों में आप लगाओगे। जैसे कि अगर बेटा मैं P1 और P3 को कंपेयर करूं तो ये मत कहना कि सर वो P1 है और वो P3 है तो P3 ज्यादा स्टेबल है तो उसकी आयोनाइजेशन ज्यादा है। हाँ, बट उसकी आयोनाइजेशन ज्यादा जेड इफेक्टिव ज्यादा होने की वजह से है, ना कि हाफ फील्ड। हाफ फील्ड को आप उसके बगल वाले से कंपेयर कर सकते हो, ठीक है, इससे कंपेयर कर सकते हो, इससे कंपेयर मत करना। तो आयोनाइजेशन का जो ट्रेंड रहेगा वो सबसे ज्यादा रहनी चाहिए नाइट्रोजन की, फॉलोड बाय ऑक्सीजन की, फॉलोड बाय कार्बन एंड देन बोरोन। NOCB तो वो कह रहा है सबसे ज्यादा ऑक्सीजन की, यही गलत है बेटा, ये गलत है। लो बेटा ये गलत है, ठीक है, कहना गलत गलत बिल्कुल गलत है बेटा ये। इसको करेंगे बेटा लास्ट में, क्या कह रहा है, थोड़ा सा बड़ा सवाल लग रहा है, लास्ट में देखते हैं इसको। हाँ जी, in which of the following arrangement the sequence is not correctly according to the property written against it? HF, HCl, HBr, HI increasing acidic strength, बिल्कुल सही बात है। HF, HCl, HBr और HI बेटा शादी जो होती है वो बराबरी वालों में होती है। हाइड्रोजन 1s, आयोडीन 5p, यहाँ 1s, यहाँ 2p, यहाँ 1s, यहाँ 3p, 1s, 4p। बेटा आयोडीन का जो साइज होता है वो काफी ज्यादा होता है, तो इनके बीच की जो ओवरलैपिंग होती है बेटा वो क्या रहती है, पुअर रहती है। ओवरलैपिंग क्या रहेगी बेटा, पुअर, बिकॉज ऑफ साइज डिफरेंस, बिकॉज ऑफ साइज डिफरेंस जो ओवरलैपिंग रहती है वो क्या रहती है, पुअर। तो HI बहुत जल्दी टूट जाता है बेटा किसमें, H पॉजिटिव और I माइनस के अंदर। पुअर, ओवरलैपिंग, टूटना आसान बेटा, शादी का टूटना बहुत आसान है क्योंकि शादी बराबरी वालों में होती है। HI का कोई तो कोई बराबरी है। ये H बेटा हमारा डॉक्टर, लेट्स से क्या नाम है आपका, लेट्स से डॉक्टर कुछ भी मान लेते हैं, डॉक्टर आकाश या लड़की मान लेते हैं इसको, चलो। H क्या है हमारी बेटा, मान लेते हैं डॉक्टर रवनीत, है ना, मान लेते हैं, कोई नाम है मेरे मन में आ गया ऐसे ही। HI क्या है, स्टेबल लोग हैं, है ना। HI मतलब स्टेबल नहीं है, H मान लेते हैं कोई डॉक्टर है। और आयोडीन कौन है, राजू पंचर वाला, राजू पंचर वाला। तो क्या इन दोनों का स्तर सेम है, एक डॉक्टर एक राजू पंचर वाला, आपने जबरिया शादी करवा दी, जबरदस्ती इनको एक कर भी दिया, तो शादी का टूटना जरूर तय है क्योंकि मेंटालिटी ही सेम नहीं है। वैसे ही HF में भी मेंटालिटी सेम नहीं है, I और 1s 2p 1 और 2। बट बेटा यहाँ तो बेटा और बड़ा कांड कर रखा है तुमने 1 5, तो बहुत ज्यादा एनर्जी डिफरेंस है, बहुत आसान है इसको तोड़ना, तो बहुत आसान तोड़ना है। तो बेटा जल्दी टूटेगा, जल्दी H प्लस टूटेगा। HI जितना जल्दी H प्लस देगा उसी को ही तो बेटा एसिडिक स्ट्रेंथ देते हैं। बेटा एक बात का ध्यान रखना, एसिडिक स्ट्रेंथ को ज्यादा H प्लस से कंपेयर नहीं करते, टेंडेंसी ऑफ H प्लस से कंपेयर करते हैं। एक 2 H प्लस छोड़ रहा है, एक एसिड 2 H प्लस छोड़ रहा है, और एक एसिड 1 H प्लस छोड़ रहा है बट बेहद जल्दी, ईज वहां ज्यादा है, Ka वैल्यू वहां ज्यादा है, तो ज्यादा एसिडिक। टेंडेंसी ऑफ रिमूवल ऑफ H प्लस को बोला जाता है, टेंडेंसी टू गिव H प्लस को बोला जाता है। तो इस हिसाब से ये बिल्कुल सही है। अभी पढ़ा है बेटा BCON में इंक्रीजिंग फर्स्ट आयोनाइजेशन, जी बिल्कुल सही बात है, ये बात बिल्कुल सही है। BCON
आपको पता है बेटा ये जो ऑर्डर है वो बिल्कुल सही लिखा गया है, ये जो ऑर्डर है बिल्कुल सही लिखा गया है। अभी आपने पढ़ा है ना बेटा BCON में, देखो BCON मतलब एन की सबसे ज्यादा, फिर ओ की, फिर सी की, फिर बी की। तो सबसे कम किसकी है? बी की, फिर सी की, फिर ओ की, फिर एन की। बी कौन? BCON। तो यहाँ देखो बेटा BCON सही है, ये भी सही है बेटा। आइए इनसे मिल लिया जाए, इनसे मिल लेते हैं, इनसे भी मिल लेते हैं। CO2, SiO2, SnO2, PbO2, वेरी गुड। C, Si, Sn, Pb, Ge गायब है, सबके डाइऑक्साइड्स बना दिए। CO2, SiO2, SnO2, PbO2। इंक्रीजिंग ऑक्सीडाइजिंग पावर। बेटा आपको ये बात अच्छे से पता है, ऑक्सीडाइजिंग पावर क्या होती है? ऑक्सीडाइज कराने की टेंडेंसी, और सेल्फ क्या होता है? रिड्यूस। तो आपको पता है बेटा पीबी जो होता है वो +2 और +4 में, +2 में ज्यादा स्टेबल होता है, इनर्ट पेयर इफेक्ट। ठीक है, तो अगर वो +2 में रहना चाहेगा, तो अगर मान लेते हैं बेटा PbO2 ले आता हूँ, तो यहाँ +4 में है, वो स्टेबल किस में है बेटा? इसमें +2 में स्टेबल है। तो बेटा वो इसमें जाएगा, पर जाएगा कैसे? इलेक्ट्रॉन्स को ऐड करेंगे। PbO2 बेटा PbO में कब कन्वर्ट होगा? बेटा यहाँ +4 है, यहाँ +2 है, तो बेटा वो +2 में जाना जाना तो चाहेगा। तो अपना क्या करा रहा है? रिडक्शन। तो दूसरे का क्या कराएगा? ऑक्सीडेशन। तो बढ़िया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो गया। ये भी सही है, तो आंसर रहेगा बी। नेक्स्ट, द करेक्ट सीक्वेंस शोइंग द डिक्रीज इन द आयोनिक रेडियाई। अभी आपको कहा है बेटा पॉजिटिव चार्ज के इनवर्सली, नेगेटिव चार्ज के डायरेक्टली। O2 माइनस F माइनस Na प्लस Mg प्लस Al3, बिल्कुल सही है। Na प्लस Mg प्लस 2 Al3 प्लस में सबसे ज्यादा पॉजिटिव चार्ज Al पर है, तो सबसे छोटा साइज इसका। सबसे कम पॉजिटिव चार्ज Na पर है, तो सबसे बड़ा साइज इसका। और O2 माइनस और F माइनस में ज्यादा नेगेटिव O है, तो साइज इसका। तो ये ऑर्डर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी विद द नेगेटिव साइन। तो Cl की सबसे ज्यादा, फॉलोड बाय फ्लोरीन, फॉलोड बाय ब्रोमीन, फॉलोड बाय आयोडीन। तो ClF, Bri। विच, यहाँ विच है बेटा, इच हिच नहीं है ये। विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द इंक्रीजिंग आयोनाइजेशन एनर्जी फॉर द कैल्शियम, बेरियम, सल्फर, सेलेनियम, आर्गन। तो बेटा बेरिलियम यहाँ आता है, मैग्नीशियम यहाँ आता है, कैल्शियम यहाँ आता है, फिर स्ट्रॉन्शियम आता है, फिर बेरियम आता है। तो ये सेकेंड पीरियड है बेटा, ये थर्ड पीरियड है बेटा, ये फोर्थ पीरियड है, ये फिफ्थ पीरियड है, ये सिक्स्थ पीरियड है। साइज काफी ज्यादा बड़ा है, तो आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होगी? कम होगी, है ना? साइज के इन्वर्सली प्रोपोर्शन चलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर तो भाई मैंने बेरियम को अरेंज कर दिया है, कैल्शियम ये रहा। सेलेनियम कहाँ? अच्छा, यहाँ पर कहीं ऑक्सीजन फैमिली आती है, ऑक्सीजन के नीचे सल्फर आता है, फिर सेलेनियम आता है, फिर टेलुरियम आता है, फिर पोलोनियम आता है। और आर्गन कहाँ आता है? आर्गन बेटा यहाँ आता है। ठीक है, तो हमें कंपेयर किस किस में करना है? जिस जिस पे मैं सर्कल कर रहा हूँ, कैल्शियम, बेरियम, सल्फर भी है, सेलेनियम भी है और आर्गन भी है। 5 लोग हैं शायद। तो सबसे छोटा साइज, और आपको पता है आयनाइजिंग एनर्जी नोबल गैस की सबसे ज्यादा होती है, तो सबसे ज्यादा आर्गन की होगी, फिर किसकी होगी? सल्फर की होगी, फिर किसकी होगी बेटा? सेलेनियम की होगी, फिर किसकी होगी? कैल्शियम की होगी, फिर किसकी होगी? बेरियम की होगी। तो सबसे ज्यादा आर्गन, फिर सल्फर, आर्गन सल्फर, फिर सेलेनियम, फिर कैल्शियम, फिर बेरियम। तो सी ऑप्शन सही रहेगा बेटा। देखो यहाँ पर बेटा आर्गन सबसे राइट में है, आर्गन सबसे क्या है? राइट में है और ऊपर की तरफ भी है। तो आयोनाइजेशन एनर्जी जेड इफेक्टिव के डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होती है। और बेटा ये ग्रुप नंबर 18 होता है, ये टॉपर होते हैं, जेड इफेक्टिव टॉपर्स होते हैं ये। ठीक है भाई, टॉप मारते हैं जेड इफेक्टिव के मामले में। और सेकेंडली नोबल गैस है, तो वहां से इलेक्ट्रॉन निकलवाना बहुत मुश्किल है। सल्फर सेलेनियम में देखो, सल्फर की ज्यादा क्यों? क्योंकि सेलेनियम नीचे आ रहा है, सल्फर के नीचे, तो बेटा इसका साइज क्या होगा? बड़ा होगा, तो इसकी से एनर्जी क्या होगी? कम होगी, तो सल्फर की ज्यादा होगी। तो सबसे ज्यादा आर्गन की। आर्गन सल्फर तो देखो सेम पीरियड में है, बट फिर भी आर्गन की ज्यादा क्यों? क्योंकि राइट साइड में जेड इफेक्टिव बढ़ता है। आर्गन सल्फर में आर्गन जीता सल्फर से, सल्फर सेलेनियम में सेलेनियम सल्फर में सल्फर जीत जाएगा। इन दोनों में बेटा साइज बड़ा है, सबसे कम होगी। और
फिर किसकी होगी, कैल्शियम की होगी। तो ये हमने ऑर्डर बनाया है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग एटम्स हैव द हाईएस्ट वैल्यू ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ग्रुप वन, ग्रुप वन, ग्रुप ग्रुप क्या बात है, क्या बात है बेटा। सोडियम, स्कैंडियम, पोटेशियम। सोडियम क्या होता है, 3s1 होता है, बोलो भैया, 5s1, 4s1, 3d1। ठीक है भाई, बोलो। चलो नेक्स्ट, इन द पीरियोडिक टेबल विच दैट प्रॉपर्टी दैट डिक्रीजेस एंड इंक्रीज डाउन द ग्रुप। अच्छा ये समझ में आया, स्कैंडियम क्यों करा बेटा मैंने सोडियम से, डी ब्लॉक हो गया ना बेटा, राइट साइड में है। एक सेकंड रुक जाओ, थोड़ी सी यहाँ मिस्टेक हुई है शायद। स्कैंडियम बेटा 4s2 3d1 हो गया ना, ये क्या है, 4s1, 5s1, 3s1। तो स्कैंडियम, रुबीडियम, सोडियम और पोटेशियम, ये जो तीन है, ये जो तीन, ये तो अल्कली हैं। और स्कैंडियम कैसा है आपका, ट्रांजिशन है डी ब्लॉक का। ठीक है, और 4s2 3d1 है तो बेटा फोर्थ पीरियड का है ये। अब सबसे छोटा साइज सोडियम का होगा, सोडियम थर्ड पीरियड का है, तो इस वजह से सोडियम आंसर होगा इन जनरली। अच्छा सोडियम क्यों होगा, थर्ड पीरियड, फिफ्थ पीरियड, फोर्थ पीरियड, फोर्थ पीरियड, इन दोनों में स्कैंडियम की ज्यादा होगी। अगर मैं ऑर्डर कहूँ तो सोडियम से की सबसे ज्यादा होगी, फॉलोड बाय स्कैंडियम, फॉलोड बाय पोटेशियम एंड लास्ट में रुबीडियम। क्या कहा है बेटा, इन जनरल द प्रॉपर्टी दैट डिक्रीज एंड इंक्रीज डाउन द ग्रुप। तो कौन सी प्रॉपर्टी डिक्रीज करती है और कौन सी इंक्रीज करती है, तो बेटा डिक्रीज ऊपर से जाने पर और बढ़ती है, साइज बढ़ता है तो एटॉमिक रेडियाई बढ़ता है और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बिल्कुल सही है। जैसे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव तो यही है, ऊपर से नीचे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है पर साइज आयोडीन का बढ़ता है। तो डाउन द ग्रुप जाने पर बेटा साइज तो बढ़ता है पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है बेटा, कम हो जाती है। द एलिमेंट हैविंग द ग्रेटेस्ट डिफरेंस बिटवीन द फर्स्ट एंड सेकंड, देखो बेटा ग्रेटेस्ट डिफरेंस तब आता है जब बेटा शेल चेंज होते हैं। ग्रेटेस्ट डिफरेंस तब आएगा बेटा जब क्या होंगे, शेल्स चेंज होंगे, तो जंप काफी ज्यादा आता है। जैसे कि कैल्शियम, क्या कन्फिग्रेशन होती है, 3p6 4s2। तो बेटा जब पहला इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो इस शेल से निकलेगा, दूसरा भी तो इसी से निकलेगा क्योंकि इस शेल में बेटा दो दो इलेक्ट्रॉन्स है। तो यहां पर सेकंड एंड थर्ड में जंप आएगा, क्योंकि सेकंड तो आप पहला इलेक्ट्रॉन कहां से निकालोगे, फोर्थ शेल से, तो ये 4s1 बन जाएगा। जब दूसरा निकालोगे तो 4s0, पर जब तीसरा निकालोगे तो थर्ड से निकलेगा। तो शेल चेंज होंगे दो इलेक्ट्रॉन्स को निकलने के बाद, तो सेकंड और थर्ड में जंप बहुत ज्यादा आएगा। पोटेशियम होता है बेटा 3p6 4s1, तो पहला इलेक्ट्रॉन फोर्थ शेल से निकल रहा है क्योंकि बेटा इस बार 4s में एक ही इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर 4s में कितने इलेक्ट्रॉन है, दो। तो पहला IE1 कहां से निकलेगी बेटा, 4s से, पर IE2 बेटा 3p से निकलेगी। तो शेल थर्ड शेल, फोर्थ शेल, तो यहाँ जंप काफी आएगा। द इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, तो बेटा क्लोरीन की सबसे ज्यादा होती है, फिर फ्लोरीन की होती है, फिर ब्रोमीन की होती है और फिर लास्ट में आयोडीन की होती है। तो विद नेगेटिव साइन बोलनी है तो चेक करो, क्लोरीन सबसे ज्यादा होना चाहिए, उससे कम होना चाहिए ये, और जैसे कि बेटा इनको देखो, अब ये -296 है पर वो -325 है, तो गलत हो गया। क्लोरीन ज्यादा होना चाहिए था, जैसे यहाँ देखो ये तो गलत हो गया ये भी बेटा, -333 और -349 में ये बड़ा है, सॉरी ये बड़ा है माइनस के साथ। ठीक है, तो यहाँ देखो -349। अच्छा फ्लोरीन क्लोरीन है ना बेटा, फ्लोरीन, सॉरी सॉरी सॉरी, तो ये फ्लोरीन के लिए है, ये क्लोरीन के लिए है, तो फ्लोरीन की जितनी है उससे ज्यादा नेगेटिव है क्लोरीन की, तो क्लोरीन की ज्यादा होती है फ्लोरीन से। तो -333 और -349 में ये बड़ा है। फिर ब्रोमीन और आयोडीन, पर ब्रोमीन और फ्लोरीन, फ्लोरीन की कितनी है, -333, तो -3333 से कम होनी चाहिए, तो -325 कम है, और इससे तो ये आंसर बिल्कुल सही है।
ठीक है, क्लोरीन की बेटा डेल्टा HEG ज्यादा नेगेटिव होनी चाहिए, ठीक है, और आयोडीन की लीस्ट नेगेटिव होनी चाहिए। तो आयोडीन की देखो -296, ब्रोमीन की कितनी है, इससे ज्यादा है, नेगेटिव है। क्लोरीन की -349 और फिर फ्लोरीन की कम है, तो क्लोरीन की ज्यादा होती है बेटा, क्योंकि उसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का ऑर्डर ये रहता है, तो आंसर ये रहेगा। तो विद दिस ये जो PYQ सीरीज है बेटा इस चैप्टर की होती है खत्म। मैं आपसे मिलता हूँ बेटा एक नए चैप्टर में नेक्स्ट, बहुत जल्दी मिलना होगा, तब तक पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।